अरे ओ काली, जरा जल्दी जल्दी हाथ चला। कब से बर्तन ही मांज रही है, बाकी का काम कब करेगी? इतने धीरे धीरे काम करेगी तो? कर रही हूँ मालकिन। अरे क्या कर रही हूँ? इतने से तो बर्तन है, वो भी धोए नहीं जाते। तुमसे अगर ये नहीं धोया जाता तो कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा हिसाब कर देती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, मुझे काम की बहुत जरूरत है। मैं अभी सब काम खत्म कर देती हूँ। कमलपुर नाम के गांव में रहने वाली कजरी गांव की एक बड़ी सेठानी शालिनी की हवेली में बर्तन मांजने का काम कर रही थी। कजरी का रंग बहुत काला था और इसलिए पूरे गांव में सब उसका मजाक उड़ाते थे। कजरी अपनी माँ कमला के साथ रहती थी। पहले कमला ये सब काम करती थी, पर जब से कमला बीमार रहने लगी तब से कजरी ने कमला का काम संभाल लिया। कुछ देर के बाद उसने बर्तन मांज लिए और मालकिन, आज अगर थोड़े पैसे मिल जाते तो अच्छा हो जाता। वो क्या है ना, माँ की दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। काम तो समय पर नहीं करती हो और पैसे तुम्हें तब के तब चाहिए, है ना? वो कुछ नहीं, पहले पूरा काम खत्म करो। आज पैसे नहीं मिलेंगे। पर मालकिन। पर कुछ नहीं, जाओ। 2 दिनों से कह रही हूँ कि तबेले का वो गोबर निकाल कर उसके उपले बना दो। चूल्हे में जलाने के काम आते हैं, पर तुम तो रोज उस काम को टाल देती हो। जाओ, अभी जाकर वो काम खत्म कर दो। बेचारी कजरी भैंस के तबेले में जाकर सारा गोबर समेट लेती है और उसके उपले बनाकर काम खत्म कर देती है। उसे पता होता है कि शालिनी उसे पैसे नहीं देगी, फिर भी वो एक बार कोशिश करके देखने के लिए उसके पास आती है। शालिनी उस समय अपनी एक नौकरानी से अपने बाल बनवा रही थी। कजरी को देखकर, क्या हुआ? यहाँ क्यों आई हो? कितनी बार कहा है तुम्हें कि मेरे कमरे के बाहर मत आया करो। मालकिन, वो पैसे। अरे कुछ देर पहले तो तुम्हें कहा था कि आज पैसे नहीं मिलेंगे। एक बार कहा तो समझ नहीं आता है क्या? जाओ, अभी मेरा सिंगार करने का समय है। तुम्हारा ये काला चेहरा देखकर पहले ही मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जाओ यहाँ से और अपना एक काला मुंह लेकर वापस मत आना पैसे मांगने के लिए। जब देने होंगे मैं दे दूंगी। कजरी मायूस होकर हवेली से घर चली आती है। उसके पास थोड़े से पैसे होते हैं जिससे वो माँ की दवाई खरीद लेती है और घर आकर माँ को पिला देती है। उसके बाद उसकी माँ, अरे कजरी, दवाई लेकर आ गई। अब तो सारे पैसे खत्म हो गए होंगे। हाँ माँ, पैसे खत्म हो गए हैं, पर तुम चिंता मत करो। शालिनी मालकिन जल्दी ही पैसे दे देंगी और मैं गांव में किसी दूसरी जगह पर भी काम ढूंढ रही हूँ। वो शालिनी मालकिन, पता है, मुझे कभी भी समय पर पैसे नहीं देती है। हाँ माँ, पर अब क्या करें? चलो वो सब रहने दो, मैं नदी पर जाकर पानी भर के ले आती हूँ। तुम्हें अभी भी बुखार है? हाँ बेटी, मेरी इस बीमारी के चलते तुम्हें कितने काम करने पड़ते हैं। घर के और बाहर के सब काम तुम ही देखती हो। मुझे पता है कि गांव वाले तुम्हारे इस काले रंग का बहुत मजाक उड़ाते हैं, पर मैं भी क्या करूं, किसी का मुंह तो बंद नहीं कर सकती। माँ, भगवान ने मुझे ये काला रंग दिया है, इसमें मेरी तो गलती नहीं है, इसीलिए मैं उनकी बात का बुरा नहीं मानती। एक कान से सुनती हूँ और दूसरे कान से छोड़ देती हूँ। तुम मेरी चिंता मत करो। किसी का रंग गोरा होता है तो किसी का काला, इसमें भेदभाव करने की तो कोई बात ही नहीं है। तुम्हारी जितनी समझदार अगर गांव वाले भी होते तो कोई तुम्हें कुछ नहीं कहता। कजरी मुस्कुराते हुए पानी के घड़े उठाती है और नदी पर पानी भरने चली जाती है। नदी पर संतू नाम की एक बेहद गोरी और सुंदर लड़की पानी भरने आई हुई होती है। संतू गांव के ही एक व्यापारी की बेटी थी और उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। पूरे गांव में संतू की खूबसूरती के चर्चे होते थे, इसलिए उसका घमंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। वो कजरी को देखती है और अरे किसका मुंह देख लिया मैंने सुबह सुबह। अब पता नहीं पूरा दिन कैसे जाएगा मेरा। अरे काली, तुम्हें अभी समय मिला था नदी पर आने के लिए। संतू, मुझे क्या पता था कि तुम इसी समय पानी भरने के लिए नदी पर आने वाली हो। अरे वाह,
एक तो गलती करती हो, ऊपर से जबान भी चलाती हो। अरे तुम्हारा मुंह अगर कोई देख लेता है तो उसका दिन अच्छा नहीं जाता, पता है गांव में सबको। और आज तो तुमने मुझे अपनी ये काली शक्ल दिखा दी, अब पता नहीं क्या होगा। आज मुझे देखने लड़के वाले आने वाले हैं और तुमने अपशगुन कर दिया। वैसे तो मैं इतनी सुंदर हूँ कि कोई मुझे ना कह ही नहीं सकता, पर अब तुम्हारी इस काली शक्ल को देखने के बाद पता नहीं क्या होगा। छी, पूरा समय खराब कर दिया तुमने। अब भर लो पानी, जहाँ तुम हो मैं वैसे भी वहाँ से पानी नहीं भरूंगी। कजरी को ऐसा भला बुरा कहकर मुंह बनाकर संतू चली जाती है। कुछ देर के लिए संतू का बर्ताव देखकर कजरी को बुरा लगता है, पर वो अपने आप को संभाल लेती है। उसे ऐसे तानों की आदत जो होती है, वो पानी के घड़े भरकर घर ले आती है, पर उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही होती है। उसका चेहरा देखकर, क्या हुआ बेटी, तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा क्यों है? किसी ने कुछ कहा? नहीं माँ, तुम चिंता मत करो, किसी ने कुछ नहीं कहा, मैं ठीक हूँ। कमला समझ जाती है कि उसे चिंता ना हो, इसलिए कजरी झूठ बोल रही है। पर जरूर नदी पर किसी ने कजरी के काले रंग को लेकर उसका अपमान किया है। ऐसे ही एक दिन शाम के समय कजरी घर लौट रही थी। शाम का समय था और अंधेरा छा रहा था। बारिश भी शुरू हो गई थी। कजरी जल्दी जल्दी पैर उठाकर घर जा रही थी। तभी वो देखती है कि कुत्ते का एक छोटा सा बच्चा बारिश के पानी में भीग रहा था। वो धीमी आवाज में भौंक रहा था। कजरी उसके पास गई और अरे कितना प्यारा बच्चा है, पर ये कुत्ते का बच्चा यहाँ कैसे आया होगा? बेचारा बारिश में भीगकर बेहाल हो गया है। क्या करूँ, उसे यहाँ छोड़ना ठीक नहीं है। रात भर भीगने से और ठंड से इसका हाल और बुरा हो जाएगा। एक काम करती हूँ, इसे घर ले जाती हूँ अपने साथ। कजरी ऐसा सोचकर कुत्ते के उस बच्चे को उठाती है और अपने दुपट्टे में छुपाकर घर ले आती है। घर आने के बाद, अरे कजरी, ये कुत्ते का बच्चा कहाँ से उठा कर ले आई? माँ, ये बेचारा बारिश में भीग रहा था। रात भर उसे वहीं छोड़ना मुझे ठीक नहीं लगा, इसीलिए उसे घर पर ही ले आई हूँ। कजरी उस बच्चे को कपड़े से पोंछ लेती है और अपने हिस्से की रोटी और दूध उसे खिला देती है। अब कुत्ते का बच्चा अच्छा महसूस करने लगा और कजरी को प्यार करने लगा। ये क्या किया बेटी, अपने हिस्से की रोटी उसे खिला दी, अब तुम क्या खाओगी? माँ, मैं पानी पीकर सो जाऊंगी, अभी इसे खाना खिलाना ज्यादा जरूरी था। देखो अब कैसा तंदुरुस्त लग रहा है मेरा मोती। मोती? हाँ, मैंने इसका नाम मोती रखा है, अभी हमारे साथ ही रहेगा। उस दिन के बाद से मोती कजरी के साथ ही रहने लगा। कजरी उसे आंगन में बांधकर काम करने चली जाती और उसके वापस आने के बाद मोती उसके साथ खेलता। ऐसे ही दिन बीतने लगे। एक दिन गांव में एक बूढ़ा खिलौने वाला आया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी और गहरी भूरी आंखें थीं। एक टोकरी में बहुत सारे खिलौने लेकर वो गांव में घूमने लगा। आओ आओ बच्चे आओ, बड़े भी आओ, एक से बढ़कर एक खिलौने ले जाओ। देखो मैं लाया हुआ खजाना खिलौने का, देखकर जी नहीं भरेगा किसी का। जल्दी आओ और अपने बच्चों के लिए खिलौने ले जाओ। खिलौने वाला बहुत ही लुभावनी आवाज में गाना गाते हुए सबको पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर और उसके पास रखे रंग बिरंगे खिलौने देखकर बहुत से बच्चे अपने परिवार वालों के साथ आते और कजरी के आंगन के सामने ही खिलौने वाला बैठकर सबको खिलौने दिखाने लगता। देखो देखो कितने सारे खिलौने हैं। ये हरा तोता, ये सुंदर गुड़िया, ये मोटर कार और ये गेंद और बल्ला। जिसे जो चाहिए वो खरीद लो। एक एक करके गांव के लोग आते हैं और खिलौने खरीदने लगते हैं। सभी माँ बाप अपने बच्चों को उनकी पसंद के खिलौने दिलवा रहे होते हैं।
कजरी उन सबको अपने आंगन में बैठकर देख रही थी। उसे उन खिलौनों को देखते हुए देखकर बेटी, मैं कभी भी तुम्हें ऐसे खिलौने नहीं दे पाई। कोई बात नहीं माँ, मैं तो बस ऐसे ही उन खिलौनों को देख रही हूँ। तभी एक बच्चा गेंद खेलने लगा। वो शालिनी का बेटा था। उसकी गेंद कजरी के पास आई और कजरी उस गेंद को उस बच्चे की तरफ फेंकने लगी। तभी शालिनी उसके पास आकर, अरे ओ काली, तुम्हें किसने कहा था मेरे बेटे की गेंद को हाथ लगाने के लिए? अगर तुम्हें खिलौने पसंद है तो खुद खरीद लो, दूसरों के खिलौने से क्यों खेल रही हो? नहीं मालकिन, मैं तो बस गेंद उसे दे रही थी। तभी शालिनी मोती को देखती है। अरे वाह, तुमने तो अपने जैसा ही काला कुत्ता पाल लिया। ऐसे तो रोती रहती हो कि पैसे नहीं है, तो फिर अब कुत्ता पालने के लिए पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? ऐसी बात नहीं है मालकिन, वो तो बस उस दिन ये बेचारा बारिश में भीगकर बेहाल हो गया था। वही बड़ा रहता तो रात भर में पता नहीं क्या हो जाता, इसीलिए अपने साथ ले आई हूँ। हाँ, बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। तू क्या समझती है कि गांव में एक तू ही परोपकारी है? हाँ, चल बेटा। शालिनी अपने बेटे का हाथ पकड़कर उसे ले जाती है। बिना वजह शालिनी का ऐसा बर्ताव देखकर इस बार कजरी की आंखें भर आती हैं। खिलौने वाला ये सब देख लेता है और कजरी के पास आता है। बेटी, थोड़ा पानी पिलाओगी क्या? जी बाबा, क्यों नहीं, अभी लाती हूँ। कजरी पानी का लोटा लेकर आती है और खिलौने वाला पानी पी लेता है। फिर, बेटी, तुम्हें कोई खिलौना नहीं चाहिए? नहीं बाबा, अब मैं इतनी छोटी कहाँ हूँ कि इन खिलौनों से खेलूं। बाबा, जब ये छोटी थी तब भी मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं इसे खिलौने दिलवा सकूं। मैं तो इसे मिट्टी के खिलौने बनाकर देती थी, जो कभी कभी एक ही बार में टूट जाते थे। कोई बात नहीं माँ। तभी मोती कजरी के पास आकर उसके साथ खेलने लगा। ये देखिए बाबा, यही है मेरा जीता जागता खिलौना, मेरा मोती। मुझे एक पल के लिए भी अकेले नहीं छोड़ता है और मुझसे बेहद प्यार करता है। कजरी मोती को प्यार से सहलाते हुए कहती है। खिलौने वाला उनके घर को देखने लगा। उसके घर को देखकर उनकी गरीबी का अंदाजा कोई भी लगा सकता है। कजरी का घर भी बिल्कुल ऐसा ही था। कुछ सोचकर खिलौने वाला अपनी टोकरी में से लकड़ी की बनी एक सुंदर चिड़िया निकालता है और, ये लो बेटी, तुम ये चिड़िया रख लो। नहीं बाबा, मुझे ये चिड़िया नहीं चाहिए। अरे देखो तो कितनी सुंदर है ये। हाँ बाबा, सुंदर है और इसके तो आपको बहुत अच्छे दाम भी मिल सकते हैं। तो आप ये मुझे क्यों दे रहे हैं? मैं तो आपको पैसे भी नहीं दे सकती। पता है बेटी, पर ये मैं तुम्हें बेच नहीं रहा हूँ। ये मैं तुम्हें अपनी तरफ से भेंट दे रहा हूँ। तुम बहुत ही अच्छे स्वभाव की हो। कुछ देर पहले उस औरत ने तुम्हारा कैसा अपमान किया, वो देखा मैंने। इससे पहले कि जब भी मैं गांव में आया था, तब तुम्हारे इस काले रंग को लेकर गांव वाले तुम्हें ताना मारते हैं और तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, ये मैं देख चुका हूँ। वो तो मेरे नसीब की बात है बाबा, मैं इन चीजों पर ध्यान नहीं देती हूँ। ये तुम्हारा बड़प्पन है, पर तुम्हारे आंखों में आए हुए आंसू तुम छुपा नहीं पाए, इसलिए तुम ये चिड़िया ले लो। ये चिड़िया गांव वालों को तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे इस काले रंग के पीछे छुपी तुम्हारी अच्छाई दिखाएगी। वो कैसे बाबा? कजरी के सवाल का जवाब दिए बिना ही बूढ़ा खिलौने वाला अपनी खिलौने की टोकरी उठाकर वहां से चला गया। कजरी को कुछ समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों कहा होगा। माँ, उस खिलौने वाले ने ऐसा क्यों कहा कि ये चिड़िया मेरी अच्छाई दिखाएगी? पता नहीं बेटी, पर अब वो इस चिड़िया को यहाँ रख कर गया है तो रहने दो। इसे अंदर रख दो, खेलने की नहीं तो घर सजाने की ही काम आ जाएगी। हाँ, वैसे है तो सुंदर, देखो ना इसकी आंखें कितनी चमकीली हैं। हाँ, बहुत सुंदर है। कजरी की बात सुनकर मोती भी भौं-भौं करने लगा, जैसे कि कह रहा हो कि हाँ, ये चिड़िया बहुत सुंदर है। रात हो जाती है और सभी सो जाते हैं।
जब कजरी गहरी नींद में होती है तब देखती है अचानक उसके घर में रोशनी फैली हुई है। उसकी नींद टूट जाती है और वो उठकर देखती है। उसके साथ मोती भी उठता है। वो लकड़ी की चिड़िया पूरे घर में उड़ रही थी और उसके पंखों से रोशनी फैली हुई थी। ये देखकर कजरी हक्की बक्की रह गई। मोती भी भौंकने लगा। ये क्या? ये चिड़िया ये अचानक उड़ कैसे रही है? ये कोई भूत तो नहीं है? उस खिलौने वाले बुढ़े ने ये क्या रख दिया मेरे पास? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तभी अचानक रहस्यमय तरीके से वो चिड़िया बोलने लगी। घबराओ मत कजरी, मैं कोई भूत नहीं हूँ। मैं तो यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। मदद? पर तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? और तुम बोल कैसे रही हो? और तुम्हारे शरीर से ये रोशनी कैसे निकल रही है? मैं समझती हूँ कि तुम्हारे मन में अभी बहुत से सवाल उठ रहे हैं, पर अभी समय उन सवालों के जवाब देने का नहीं है। तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। चिड़िया खिड़की से बाहर चली गई। कजरी और मोती भी चिड़िया के पीछे जाने लगे। रात के घने अंधेरे में चिड़िया के शरीर से निकलती हुई रोशनी में कजरी मोती के साथ आगे बढ़ रही थी। कुछ देर के बाद गांव का रास्ता छोड़कर चिड़िया जंगल की तरफ जाने लगती है। तब ये तुम मुझे जंगल की तरफ क्यों ले जा रही हो? सच बताओ, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। बस मेरे पीछे और कुछ देर के बाद दूर जाने के बाद चिड़िया एक पेड़ के नीचे जाकर रुक गई। फिर अब अपने मोती को उसके पंजों से यहाँ मिट्टी हटाने को कहो। क्यों? उससे क्या होगा? जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, सब पता चल जाएगा। कजरी मोती को मिट्टी हटाने को कहती है। मोती अपने पंजों से मिट्टी हटाने लगा। कुछ देर के बाद वहाँ एक बक्सा निकला। उसे देखकर अरे ये क्या? एक बक्सा? मोती भी उस बक्से को देखकर भौंकने लगा, जैसे कि कजरी को कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। हाँ, ये बक्सा ही तुम्हारी बंद किस्मत की चाबी है। जाओ और उस बक्से को बाहर निकालो। चिड़िया की बात सुनकर कजरी उस बक्से को मिट्टी से बाहर निकालती है। कजरी उस बक्से को खोलती है। उसके अंदर एक पोटली होती है। कजरी उस पोटली को उठाती है। इसमें तो ये पोटली है। कहीं इस पोटली में सोने के सिक्के या हीरे तो नहीं? और अगर है भी तो ये मुझे नहीं चाहिए। मैं खुद मेहनत करके कमाने पर भरोसा करती हूँ, ऐसे चमत्कार पर नहीं। नहीं, इसमें कोई सिक्के या हीरे नहीं है। तुम एक बार इसे खोल कर तो देखो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। चिड़िया की बात सुनकर कजरी उस पोटली को खोलती है। उस पोटली के अंदर कुछ बीज होते हैं। इसमें तो ये बीज है। हाँ, बीज ही तुम्हें मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं। तुम अपने घर के पीछे इन बीजों की खेती करो। कुछ ही समय में ये तुम्हें फसल देंगी और फिर तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे। पर अचानक मेरे लिए ये सब क्यों? कौन हो तुम? मैं एक रहस्यमय जीव हूँ जो तुम जैसे भोले लोगों की मदद करने के लिए बनाई गई हूँ। बूढ़े खिलौने वाले को जब मैं मिली तब उसने मुझे अपने साथ रखा था, ये सोचकर कि कभी किसी की मदद के काम आऊंगी। जब लोगों को तुम्हारा मजाक उड़ाते हुए देखा तब मैंने ही उसे इशारा किया था कि मुझे तुम्हारे पास जाना है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलो, अगर माँ जाग गई तो उसे मेरी बहुत चिंता होगी। मोती और चिड़िया के साथ कजरी घर लौट आती है। अगले दिन कजरी अपने घर के पीछे वाले आंगन में उन बीजों को बो देती है। 3 महीनों के बाद थोड़ी फसल आती है। उस फसल को देखकर अरे कजरी, ये हमारे घर के पीछे किसका खेत है? और वो भी इतना छोटा सा। माँ, वो हमारा ही खेत है। हमारा खेत? ये कैसे हो सकता है?
माँ वो उस दिन। फिर कजरी कमला को चिड़िया और उन बीजों की सारी बात बता देती है। अच्छा तो ये बात है, तो अब तुम क्या करोगी? माँ मैं इस फसल को जाकर बेचूंगी, उसमें हमें थोड़े पैसे मिलेंगे और हमारी गरीबी कम होने में मदद होगी। हाँ बेटी, ये तुमने सही कहा, पर हमारे गांव में तो फसल कोई नहीं खरीदेगा। यहाँ तो सब हरिराम सेठ से ही फसल खरीदते हैं। हाँ माँ जानती हूँ, मैं हमारे गांव में नहीं, पड़ोस में जो गांव है वहाँ जाऊंगी। ठीक है, ध्यान से जाना और मोती को भी अपने साथ ही रखना। सही समय पर कजरी फसल काट देती है और उस फसल को बेचने के लिए पड़ोसी गांव चली जाती है। वहां उसका सारा अनाज बिक जाता है और उसे बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। कजरी बहुत खुश हो जाती है और घर लौटते समय जरूरत की सारी चीजें लेकर आती है। एक दिन मालकिन आपने मुझे बुलाया? हाँ सुनो, हवेली पर कुछ बड़े मेहमान आने वाले हैं, इसीलिए पूरी हवेली की सफाई करनी है। तुम अभी से काम शुरू कर दो और हाँ याद रखना, किसी भी मेहमान के सामने अपनी एक काली शक्ल लेकर आने की जरूरत नहीं है, समझ गई? पर मालकिन। बार कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। सब काम तुम अकेली करोगी। शाम को जाते समय तुम्हें पैसे दे दूंगी। अब चलो काम शुरू करो। पर मालकिन मैं अभी काम नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? तुम्हारे हाथों में क्या मेहंदी लगी है? मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, समय पर काम पर आती नहीं हो और जल्दी चली जाती हो। ये सब क्या चल रहा है? ऐसी कोई बात नहीं है मालकिन, मुझे बस कहीं जाना है, इसीलिए मैं आज काम नहीं कर सकती। अच्छा जाना है तो कल चली जाओ। नहीं मालकिन, मेरा आज जाना बहुत जरूरी है। आप किसी और को ही काम करने के लिए कह दीजिए, मैं नहीं कर पाऊंगी। अरे वाह, आज की आज पैसे दे रही हूँ फिर भी काम के लिए मना कर रही है। लगता है कहीं और से तुम्हें पैसे मिल रहे हैं। कजरी कुछ कहती नहीं है और हवेली से चली जाती है। उसका ऐसे चले जाना शालिनी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे बहुत गुस्सा आता है। उधर कजरी अनाज लेकर दूसरे गांव बेचकर आती है। अब उसे इतने पैसे मिलने लगते हैं कि वो घर की मरम्मत और कमला का इलाज करवा लेती है। शालिनी की इन सभी चीजों पर बारीक नजर होती है। उन दिनों अचानक गांव में चोरियां होने लगीं। गांव के कुछ धनिकों के घर से सोने के जेवर और कीमती चीजें चोरी हो गईं। एक रात सेठ हरिराम के घर से अनाज की कुछ बोरियां चोरी हो गईं। अगली सुबह पूरे गांव में ये बात फैल गई। फिर मेरे गोदाम में चोरी करने की किसने हिम्मत की? सेठ हरिराम का अनाज चुरा कर जाने वाले को क्या लगता है कि वो इतनी आसानी से चोरी करके बच जाएगा? अरे हरिराम सेठ, आपके गोदाम में चोरी करने के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता। सब आपसे ही तो अनाज खरीदते हैं। वही तो मैं सोच रहा हूँ कि फिर गांव में किसके इतने बुरे दिन आए हैं जो मेरे गोदाम में चोरी करे। बुरे दिनों का तो पता नहीं, पर उस काली कजरी के अच्छे दिन आए हैं। देखा नहीं कि कितने कम समय में उसने अपनी माँ का इलाज करवाया, टूटे हुए घर को भी अच्छा कर दिया। आजकल तो वो गांव में काम के लिए भी नहीं जाती है। अब बिना पैसे के ये सब तो नहीं होगा। आपके कहने का क्या मतलब है शालिनी भाभी कि चोरी उस काली कजरी ने की है? हो भी सकता है। अब उस काली कलूटी ने क्या किया है ये मुझे सब पता तो नहीं है, पर जो कुछ दिख रहा है उससे तो यही लग रहा है। अगर ऐसा है तो आज ही हम उसे सबक सिखाएंगे। रात को पंचायत बुलाकर उसे और उसकी माँ को इस गांव से बाहर कर दूंगा। हरिराम का गुस्सा देखकर शालिनी मन ही मन मुस्कुराने लगी। रात को हरिराम पंचायत बुलाता है और सब गांव वालों के सामने कजरी से सवाल पूछने लगता है। कजरी, बताओ तुमने सेठ हरिराम के गोदाम में चोरी की है? नहीं सरपंच जी, ये सब झूठ है। मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? पर सेठ हरिराम और गांव के कुछ और लोगों का कहना है कि उनके घरों में चोरियां हुई हैं।
कुछ लोगों ने तुम्हें दूसरे गांव में अनाज बेचने जाते हुए देखा है। हाँ, मैं दूसरे गांव में अनाज बेचने जाती हूँ, पर देखा है सरपंच जी, सब सच सामने आया ना। नहीं, ये सच नहीं है। माना कि मैं दूसरे गांव अनाज बेचने जाती हूँ, पर वो किसी का चुराया हुआ अनाज नहीं है। अच्छा, तो फिर तुम कौन सा अनाज बेचने जाती हो? तुम्हारा तो कोई खेत भी नहीं है। हाँ, मेरा कोई खेत नहीं है, पर मैंने अपने घर के पीछे थोड़ी सी जगह पर फसल उगाई है, उसी को बेचने जाती हूँ। सरपंच जी, ये झूठ बोल रही है। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर तुम झूठ नहीं बोल रही हो तो ये बात छुपा कर क्यों रखी? और सबसे जरूरी बात, तुमने अनाज अपने गांव में ही क्यों नहीं बेचा? सरपंच जी, गांव में वैसे भी सब मेरे रंग को लेकर मुझे ताने मारते रहती हैं। अगर मैं कोई नया काम करने जा रही हूँ, ये सबको पता चलता तो सब मुझे नीचा दिखाने के लिए और ताने मारते। और रहा अनाज इस गांव में बेचने का सवाल, तो इस गांव में सेठ हरिराम के सिवा दूसरा कोई अनाज बेचता ही नहीं है। सेठ हरिराम सभी किसानों से फसल खरीदकर खुद अनाज बेचती हैं और ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। इसीलिए मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, पर अपनी फसल को दूसरे गांव में बेच दिया। पर हम सब तुम्हारी बात पर यकीन कैसे करें? कजरी सबको बहुत समझाने की कोशिश करती है, पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। सब कजरी को भला बुरा कहने लगे। कजरी की आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक वहाँ रोशनी फैल गई। कजरी की रहस्यमय चिड़िया रोशनी से भरे शरीर के साथ वहाँ पहुँची और कजरी से बोली, रो मत कजरी, सबको सच्चाई का पता चल जाएगा। सबको मेरे पीछे आने को कहो। सरपंच जी, इस चिड़िया के पीछे चलिए सब। ये कैसी विचित्र चिड़िया है कजरी? कजरी कहीं किसी भूत प्रेत का सहारा लेकर हमें डरा तो नहीं रही हो, या कोई जादू टोना कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सब चलिए, आपको सब सच पता चल जाएगा। कजरी के साथ सभी गांव वाले और सरपंच चिड़िया के पीछे जाने लगे। चिड़िया जंगल के पास एक गुफा के बाहर जाकर रुकी। आप सब जिसे ढूंढ रही हैं, वो यहाँ है। सबने अंदर जाकर देखा तो वहाँ एक चोर चोरी का सारा सामान लेकर आराम से सो रहा था। गांव वालों ने उसे पकड़कर सजा दी। कजरी ने कहा, देखा, मैंने कहा था कि मैंने चोरी नहीं की है। मैं गरीब हूँ, काली हूँ, पर कभी चोरी करके मुफ्त की रोटी खाने की नहीं सोच सकती। कजरी घर चली गई। ऐसे ही एक बार गांव में बहुत तेज बारिश हुई। नदी उफान पर बहने लगी और बाढ़ आ गई। पूरे गांव में नदी का पानी भर गया। सब गांव वाले इधर उधर भागने लगे। शालिनी की हवेली और हरिराम के गोदामों में भी पानी भर गया। बाहर शोर सुनकर कजरी ने बाहर आकर देखा और उसे सबकी हालत देखकर बहुत बुरा लगा। उसके घर में भी पानी भरा हुआ था। उसने चिड़िया से कहा, आज तक तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, पर आज मांगती हूँ, मेरे गांव वालों की रक्षा करो, इससे पहले कि कोई अपनों को खो दे। सबको कहीं सुरक्षित जगह पर पहुँचने में मदद करो। ऐसी जगह कहाँ है, ये सिर्फ तुम ही बता सकती हो। उन लोगों ने तुम्हें इतना परेशान किया, यही तुम्हारी अच्छाई है। चलो, मैं तुम सबको एक सुरक्षित जगह पर ले चलती हूँ। कजरी ने कमला का हाथ पकड़ लिया और मोती को अपने कंधे पर बैठा लिया। चिड़िया के शरीर की रोशनी में सब आगे बढ़ने लगे। कजरी गांव वालों को भी अपने साथ ले चलती है। घुटने भर पानी में सब गांव वाले अपने परिवार के साथ चिड़िया के पीछे जाने लगे। गांव से दूर एक पुराने मंदिर में चिड़िया सबको ले गई। वो मंदिर जमीन से ऊंचाई पर था और वहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँचा था। इस मंदिर के बारे में तो हमें पता ही नहीं था। हाँ, ये मंदिर कई सालों से बंद है। इसके बारे में किसी को नहीं पता है। ये बहुत पुराना मंदिर है। कई सालों पहले ऐसी ही बाढ़ आई थी और पहाड़ की सारी मिट्टी आकर इस मंदिर में गिर गई थी। तब से ये मंदिर बंद हो गया है।
पर इसकी ऊंचाई बढ़ गई है, इसलिए मैं आपको यहाँ लेकर आई हूँ। अब आप सब सुरक्षित हैं। कजरी, हम सबको माफ कर दो बेटा। हम सब ने, पूरे गांव ने तुम्हें इतना भला बुरा कहा, तुम्हारे रंग को लेकर तुम्हें चिढ़ाया, पर आज तुमने उन सब बातों को भूलकर पूरे गांव को बचाया। हम सब पर ये उपकार किया है। सच में सबने सिर्फ तुम्हारी सूरत देखी, लेकिन उसके पीछे छुपी अच्छाई का किसी ने मोल नहीं लिया। हाँ कजरी, मुझे भी माफ कर दो। सबसे ज्यादा तो मैंने तुम्हें परेशान किया है। नहीं, आप सब माफी मत मांगिए, हम सब सही सलामत हैं, यही बात है। सुबह बारिश रुक जाती है और बाढ़ का पानी भी उतरने लगता है। सभी अपने अपने घरों की मरम्मत करते हैं। कुछ ही दिनों में सब सामान्य हो जाता है। पूरे गांव में अब कजरी के काले रंग की नहीं, बल्कि उसकी अच्छाई की चर्चा होने लगती है।